और आज हम लोगों को चालू करना है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यस बेटा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, रेडिकल एडिशन रिएक्शन बेटा, इसे हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इसे खेरस इफेक्ट भी कहते हैं। आवाज ना करो बेटा, है ना। और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। और सबसे स्पेशल बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल है, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कल मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया था, बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, फ्री रेडिकल एडिशन, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। वेरी गुड। आइए बेटा, ये रही एल्कीन, देखो बेटा, ठीक है। हमने बेटा HBr का एडिशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए, मार्कोनिकॉफ ये कहता था कि प्लस वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा। यहां पर बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ होना है, तो प्लस वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम। एम राइट? और ये देखिए बेटा, आपका प्रोडक्ट बन गया। ये देखिए, ठीक है, ओके। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। अच्छा, चूंकि ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो करता है और इसकी मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल, तो वो हेडिंग पड़ी हुई है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक, अब सुनिए बेटा मेरी बात। देखो बेटा, जब कभी भी किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म फ्री रेडिकल हो, बेटा बोलो क्या, तो हमेशा वो रिएक्शन 3 स्टेपों में होती है। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। बोलिए जरा, इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। ठीक है। आइए, चूंकि ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो इसका भी पहला स्टेप होगा चेन इनिशिएशन स्टेप। आवाज नहीं होनी चाहिए और समझिए। देखो बड़ा, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, अटैकिंग फ्री रेडिकल इज जनरेटेड। सुनना बेटा, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, एक बात आपको और बता दें, शायद ना मालूम हो, वैसे मालूम होनी चाहिए। ये देखिए बेटा, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट को बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? जो अटैक करता है रिएजेंट। बोलो बेटा, और बनने वाले को एज यूजुअल प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखिए, चेन इनिशिएशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट पर जो फ्री रेडिकल अटैक करेगा, उस अटैकिंग फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन। कैसे होता है जरा देखिए सब लोग बेटा, ये है आपका पेरोक्साइड। ठीक है, देखिए आपने सनलाइट लिया हुआ है, सनलाइट फेवर करेगा होमोलिसिस, तो ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, RO फ्री रेडिकल, होमोलिसिस हो गई, RO फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये होमोलिसिस हो गई है। होमोलिसिस को कैसे डिनोट करते हैं? हाफ कर्व्ड एरो। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1। ठीक, अच्छा,
ये फ्री रेडिकल क्या करता है बेटा, ये अटैकिंग फ्री रेडिकल नहीं है। ये फ्री रेडिकल क्या करता है, HBr पर अटैक करता है। याद करिए रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में मैंने लिखवाया था, जब कोई फ्री रेडिकल किसी स्टेबल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है तो एक दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट होता है और दूसरा स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। हाँ बेटा, क्या होगा, इस फ्री रेडिकल की उपस्थिति में यहां पर भी होमोलिसिस होगी, फ्री रेडिकल की उपस्थिति में होमोलिसिस होती, याद आ गया। ये RO फ्री रेडिकल इस H फ्री रेडिकल से कंबाइन करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेगा और ये देखो बच्चों जनरेट हो गया अटैकिंग फ्री रेडिकल। अब हम कहेंगे कि चेन इनिशिएशन स्टेप खत्म हो गया। चेन इनिशिएशन का बच्चों काम होता है अटैकिंग फ्री रेडिकल को जनरेट करना। जब अटैकिंग फ्री रेडिकल जनरेट हो गया तो चेन इनिशिएशन बच्चों खत्म हो गया। अब चालू होगा चेन प्रोपोगेशन स्टेप, जिसमें यह फ्री रेडिकल सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि जगह खत्म हो चुकी है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन सिर्फ एक रिएक्शन है बस, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। मार्कोनिकॉफ के अपोजिट एडिशन होता है, इसीलिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसलिए पेरोक्साइड कहते हैं, ये साइंटिस्ट का नेम होगा, ठीक है। तो प्लस वाला वहां गया जहां हाइड्रोजन कम, उल्टा कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, अब इसकी मैकेनिज्म कितने स्टेपों में होगी, 3 स्टेपों में। पहला होगा चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें अटैकिंग फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लिख लिया है क्या आप लोगों ने? अच्छा, लिख लिया। चलो हम इसको रब नहीं करेंगे, हम एक नया पेज लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए एक नया पेज लेके आते हैं, वो सेव करके रखा है मैंने। तो दूसरा स्टेप बेटा है चेन प्रोपोगेशन। इसको बेटा कभी कभी हम लोग चेन इलोंगेशन स्टेप भी कहते हैं, ठीक है। इस स्टेप में क्या होता है, आपका जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट पर अटैक करता है अटैकिंग फ्री रेडिकल। और जल्दी से बच्चों बोलेंगे, अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल एडिशन तो स्लोवेस्ट स्टेप यही होगा। याद आया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों कहते थे? कोई जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था। तो फ्री रेडिकल एडिशन को फ्री रेडिकल एडिशन क्यों कहोगे? जब फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो यही होगा स्लोवेस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बच्चों बोलो हाँ या ना, प्लीज सब सामने देखेंगे, पेन कॉपी बंद। देखिए फिर से बात वही है कि एक फ्री रेडिकल जो होता है वो होमोलिसिस को फेवर करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, अरे बनो यार, हाँ, और ये यहां गया। अब तुम लोग दिमाग लगाओगे, हम 2 रास्ते नहीं बनाएंगे। कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म पढ़ चुकी हो। हम लोग हमेशा कैसा इंटरमीडिएट बनाना पसंद करते हैं, स्टेबल या लेस स्टेबल? तो यहां पर भी स्टेबल बनाना पसंद करेंगे। देख मेरे भाई, एक बिंदी यहां आ गई, एक बिंदी यहां। सुन मेरे भाई, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है और ये प्राइमरी। तो तुम इंटरमीडिएट सेकेंडरी बनाना चाहोगे या प्राइमरी? इसलिए ये Br फ्री रेडिकल यहां पे जाकर ऐड हो जाएगा और मोर स्टेबल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। यस बेटा, ये देखिए बेटा, यहां पर आ गया मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, ठीक है। ये हम लोगों ने बना लिया मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, जिसका नेचर बच्चों इस समय कैसा है? सेकेंड। सबको दिखाई पड़ रहा बेटा? अच्छा सुना बेटा, अब ये जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बना
ये रिएजेंट पर फिर से होमोलिसिस करेगा। जैसा कि आप लोग पढ़ ही चुके हो, फ्री रेडिकल की उपस्थिति में होमोलिसिस होती, ध्यान से सुनो बेटा। और ये H फ्री रेडिकल को लेकर आपका प्रोडक्ट बना देगा और फिर से अटैकिंग फ्री रेडिकल क्या हो गया, जनरेट हो गया। ये अटैकिंग फ्री रेडिकल फिर से सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा और फिर से आपके प्रोडक्ट को बनाए। तो बच्चों तुम लोग एक बात नोटिस करो, लिखना बिल्कुल मत भी, कि पेरोक्साइड का काम होता है एक बार अटैकिंग फ्री रेडिकल को पैदा करना, उसके बाद ये अटैकिंग फ्री रेडिकल चेन प्रोपोगेशन में बनते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं, बनते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं। हमारी बात समझ में आ रही? तो जो पेरोक्साइड बच्चों आपने लिया था, उसका मेन काम होता है एक बार अटैकिंग फ्री रेडिकल को जनरेट कर देना। जब एक बार अटैकिंग फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है बच्चों, तो ये अटैक करके प्रोडक्ट बनाता रहता है और खुद भी बनता रहता है। अटैक करता रहेगा, प्रोडक्ट बनाता रहेगा, खुद भी बनता रहेगा और रिएक्शन कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। इतना क्लियर हुआ? सुनते रहिए, बहुत सारी बातें बोलनी है, सुनिए, अभी हम लिखने का मौका देंगे। अच्छा, जरा मेरी पूरी क्लास अब इस रिएक्टेंट को देखे और डायरेक्ट इस प्रोडक्ट को देखे। खुद देखो, एडिशन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हुआ या एंटी मार्कोनिकॉफ। H वाला पार्ट उस कार्बन के पास गया है जहां हाइड्रोजनों की संख्या, ये एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा भाई, अच्छा, ये भी हो गया। अब सुनना जरा बेटा, चेन प्रोपोगेशन स्टेप जब मैं पढ़ा लेता हूं तो यहां से देखिए, मैं बच्चों को एक गुरु मंत्र भी देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्कोनिकॉफ मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ भी पसंद नहीं, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। मैं मैकेनिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाता हूं, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड बच्चे नहीं हैं, आपको कंपटीशन का पेपर देना। जब नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा था तो वहां पे मैंने पोरवाल-काफ रूल पढ़ाया था, काटो दोनों पे प्लस लगा, मोर स्टेबल रहेगा, लेस स्टेबल को काट के माइनस। अब यहां पर तो प्लस माइनस लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। सुनना मेरा तरीका बेटा ये कहता है कि अटैकिंग फ्री रेडिकल को डबली बॉन्डेड उस कार्बन से जोड़ो जिससे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट हो। यह मेरा गुरु मंत्र है फ्री रेडिकल एडिशन का। मैं फिर से बोल रहा हूं, समझ गए होगे मैंने कैसे बनाया होगा। आप क्या कर रहे हो, आप इस अटैकिंग फ्री रेडिकल को उसी कार्बन पर तो जोड़ रहे हो जिससे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट हो। बोला, तो यही मेरा गुरु मंत्र है, अटैकिंग फ्री रेडिकल को उस कार्बन से जोड़ो सो दैट मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट हो। क्लियर? और उस मोर स्टेबल फ्री रेडिकल पर दूसरे पार्टनर को जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट आपके सामने होगा। गॉट इट? अभी नहीं, प्लीज समझिए, हम अभी मानेंगे नहीं आपकी बात, अभी आप सिर्फ बोलेंगे। मान ले मेरे भाई, सब लिखवाएंगे, परेशान मत होना। इसके ऊपर HBr के एडिशन होता इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा, ये कटेगा, एक बिंदी ये आई और एक बिंदी, अब आप बताना, ये वाला फ्री रेडिकल टर्सरी है और ये वाला, तो अटैकिंग फ्री रेडिकल को उस कार्बन से जोड़ेंगे सो दैट मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट हो, तो ये जाएगा इसके पास, तो मोर स्टेबल बन गया और मोर स्टेबल के पास चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? कंपटीशन के बच्चे को इतना मालूम होना चाहिए। प्लीज लिसन टू मी, ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, यहां एंटी मार्कोनिक आप भी लगाओगे तो भी आंसर सही आएगा। आप देखिए, H वहां गया है जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम है। एक 11th स्टैंडर्ड बच्चा भी
इसका सही उत्तर देता अगर उसको मैकेनिज्म ना भी मालूम होती तो। लेकिन अब जरा देखिए हम क्यों मना करते हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। आप देखो जरा, मैंने आपको ये दिया, आओ बेटा लाइन पे जरा, अब आओ जरा, अब लगाओ एंटी मार्कोनिकॉफ। लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन क्या हो गए, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आप देखिए, आपने अगर मैकेनिज्म पढ़ रखी है तो आपको कोई जरूरत नहीं एंटी पेंटी मार्कोनिकॉफ की। आप देखिए बेटा, पाई बॉन्ड कटा, आपने क्या लगाया, बिंदी लगाया। दिस इज सिंपल सेकेंडरी फ्री रेडिकल, दिस इज टर्सरी फ्री रेडिकल। मोर स्टेबल कौन? तो आप अटैकिंग फ्री रेडिकल को सेकेंडरी वाले से जोड़ दो ताकि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बन जाए, और उससे जोड़ दो हाइड्रोजन। एम आई राइट और रॉन्ग? बच्चों आपने एक चीज देखी, मैं यहां पे प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूं। क्यों लगाऊंगा मैं? अपन के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, अपन प्लस माइनस नहीं लगा सकते हम। अब तो अपन को बिंदियां लगानी है, ठीक है। और अटैकिंग फ्री रेडिकल कौन है? ब्रोमीन। तो उसको वहां पे जोड़िए सो दैट मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट हो, उस पर दूसरे पार्टनर को जोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट आपके सामने होगा। अब समझ में आया कि हम एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों यूज नहीं करते? नहीं यूज करते बेटा, वो सब 11 12 में यूज किए जाते हैं। एक कंपटीशन के बच्चे को शोभा नहीं देता कि आप उससे करें। ओके, तो ये रहा मेरा गुरु मंत्र, आप इसको लिखिए। क्या हो गया? अटैकिंग फ्री रेडिकल को उस कार्बन से जोड़ो ताकि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट हो। ये बेटा हमारा गुरु मंत्र है फॉर फ्री रेडिकल एडिशन। आवाज मत करिए बेटा। ठीक है, अच्छा। जब चेन प्रोपोगेशन बेटा हो गया, प्रोडक्ट बेटा बन गया, तो अब जरूरत है रिएक्शन को स्टॉप करने की। स्टॉप करने के लिए हम करते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। लास्ट स्टेप बच्चों होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। देखिए, चेन टर्मिनेशन स्टेप इज द लास्ट स्टेप। लिखिए, अटैकिंग फ्री रेडिकल को उस कार्बन से जोड़ा जाता है सो दैट मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट हो। ठीक है, और जब मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बन जाए तो दूसरे पार्टनर को उससे जोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट आपके सामने होगा। और बेटा एक बात बताओ, रीअरेंजमेंट की बदतमीजी सिर्फ किसमें होती है? कार्बोकेटायन में। यहां कोई रीअरेंजमेंट पी अरेंजमेंट ना होता। सिंपल पाई बॉन्ड कटता है, एक पार्टनर इधर एक पार्टनर उधर, रीअरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए देखिए, बताओ मेरे भाई क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों, ये चेन प्रोपोगेशन की बदतमीजी किसने चालू करी थी? अटैकिंग फ्री रेडिकल। तो अगर तुम इस रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हो तो तुम्हें ये क्या करने पड़ेंगे? खत्म। तुम्हें बर्तन से फ्री रेडिकल क्या करने पड़ेंगे? खत्म।
उनको खत्म करते हैं वाया चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें बेटा क्या होता है, बर्तन में जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं ये आपस में आके हाथों को मिला लेते हैं और बॉन्ड बनाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे मान लो बर्तन में ये अटैकिंग फ्री रेडिकल ढेर सारे पड़े थे, तो 2 अटैकिंग फ्री रेडिकल आए और आकर हाथ मिला लिया, ये लो भैया खत्म हो गया। मान लो बर्तन में ये फ्री रेडिकल भी था और बर्तन में ये फ्री रेडिकल भी थे, बोलो हाँ या ना। तो देखो बेटा कभी कभी साइड प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, देखना जब ये इससे हाथ मिलाएगा तो साइड प्रोडक्ट के रूप में डाई हैलाइड भी बन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट होते हैं, ट्रेसेस में बनते हैं। क्लियर? मेन प्रोडक्ट तो आपका ये हो। ओके, तो जब फ्री रेडिकल बच्चों बर्तन से खत्म हो जाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप। यस, दिस इज अबाउट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, तो बर्तन में पड़े डिफरेंट फ्री रेडिकल आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। ये रिएक्शन भी तो लिखवाई थी हमने कि जब 2 फ्री रेडिकल कंबाइन करते हैं तो स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। याद करो यार। चलिए, ओके, आइए इस गुरु मंत्र को अप्लाई करने के लिए 2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको। तो मार्कोनी काफ रूल की जगह आपने पढ़ा पोरवाल काफ रूल, और एंटी मार्कोनी काफ रूल की जगह आपने गुरु मंत्र सीखा कि अटैकिंग फ्री रेडिकल जो हमेशा कौन होगा? Br फ्री रेडिकल, उसको उस कार्बन से जोड़ेंगे सो दैट मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट हो। फिर उसके ऊपर दूसरे पार्टनर को जोड़ देंगे और अपना प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो मैं इसको हटा रहा हूं। हटा दे, चलिए करके दिखाइए। चलिए करिए, 2 एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे ही देखोगे HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए फ्री रेडिकल एडिशन। बोलो आया ना? चलो बताओ, बताइए। Br को ऊपर वाले कार्बन पे जोड़ोगे नीचे वाले? जोर से बोलो। यहां पे प्लस माइनस लगाया बिंदियां? बिंदियां। कैसे तुमने सोचा कि बिंदियां लगानी है? पेरोक्साइड लिखा हुआ है, फ्री रेडिकल एडिशन होगा बिंदियां। यहां पर भी क्या लगनी है? बोला करो यार, बिंदियां लगनी। अच्छा, सबसे पहले सबस्ट्रेट पर अटैक H करेगा या Br? बिकॉज Br इज द अटैकिंग फ्री रेडिकल। ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे? नीचे वाले पे अटैक करेगा, क्योंकि हमको मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनना है। और फिर उसके ऊपर पार्टनर को अटैक करवा देंगे और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ओके बेटा, चल अगर आपको समझ में आ गया है तो अब ये दूसरा वाला भी करो। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, ऊपर वाले में तो अगर मैकेनिज्म से ना भी करते तो सिंपल एंटी मार्कोनी काफ भी लगाया जा सकता था, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल। ओके, मतलब अगर रिएक्टेंट आपका अनसिमेट्रिकल है तो आपको अगर मैकेनिज्म से नहीं भी करना है तो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। H को वहां भेजेंगे जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या कम है। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में एंटी मार्कोनी काफ से काम नहीं हो पाएगा।
चलिए, बिंदियां लगेंगी या प्लस माइनस? बोलो, बिंदियां लगेंगी भाई। यहां पर भी लगेंगी बिंदियां और यहां पर भी लगेंगी बिंदियां। अटैक पहले एच करेगा या बी आर? बी आर। अब बताओ, लेफ्ट वाले पे करा या राइट वाले पे? बोलो, क्योंकि अपन को मोर स्टेबल जनरेट करना है। ठीक है, और ये देखिए, चलिए बेटा, इतना काम खत्म हो गया, खत्म हो चुका है फ्री रेडिकल एडिशन। एक नोट बताना है बस, बहुत छोटा था बेटा ये, है ना, बहुत छोटा था। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इससे भी छोटा है, तो खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं है, खत्म ही होने वाला है। तो फ्री रेडिकल एडिशन खत्म हो जाता है, तो एक नोट हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे। देखिए बड़ा, ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई? बिल्कुल मजा आ गया, खत्म हो गया। तुम क्या ये समझे, आज बताओ तुम ये समझे कि नहीं कि मैं मार्कोनी काप और एंटी मार्कोनी काप के खिलाफ क्यों? समझ में आया? समझ में आया कि बहुत जगहों पर वो काम नहीं करते, ठीक है, और स्पेशली उन जगहों पे काम नहीं करते हैं जहां पर एल्कीन सिमेट्रिकल हो जाते हैं। ठीक है, चल, तो आज मैं चाहूं तो अपने बच्चों से ये कह सकता हूं कि अगर तुम्हें एल्कीन अनसिमेट्रिकल दिखाई पड़े तो तुम मार्कोनी काप या एंटी मार्कोनी काप लगा सकते हो। लेकिन अगर एल्कीन तुम्हें अनसिमेट्रिकल दिखाई पड़ रही है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पीकेआर लगाना पड़ेगा और फ्री रेडिकल एडिशन में गुरु मंत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, काफी बोल लिया। अब एक नोट लिखवाना चाहेंगे, नोट नंबर 1। सुनो बेटा, सुनो, तुमने देखा कि फ्री रेडिकल एडिशन सिर्फ HBr दे रहा है, HF, HCl, HI फ्री रेडिकल एडिशन फॉलो नहीं करते। बेटा इन तीनों में तुम बाल्टी भर के डाल दो पेरोक्साइड, फिर भी फ्री रेडिकल एडिशन नहीं होगा। ये हमेशा फॉलो करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर? तो सवाल ये है कि HF, HCl और HI फ्री रेडिकल एडिशन फॉलो क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, लिखेंगे, लिखिए, HF, HCl, HI नॉट फॉलो फ्री रेडिकल एडिशन बिकॉज, हेलो बेटा, क्लास में बेटा थोड़ी देर में कॉल करना, ठीक है? अच्छा बताए बेटा, बताए ये तीनों आखिरकार क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? इन्हीं फैमिली का तो HBr भी है, तो इनको भी फॉलो करना चाहिए, पेरोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनी काप देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देते। सवाल है क्यों? इसके दो रीजन, इसके दो रीजन। पहला रीजन बेटा ये है, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप में 2 स्टेप होते थे, इसीलिए हमने हटाया नहीं था। ये चेन इनिशिएशन आ गया, चेन प्रोपोगेशन हटा दिया था क्या हमने? है? हट गया, तुम्हारी कॉपी में तो लिखा है ना, लेकिन तुम्हें याद भी हो चुका होगा। चेन प्रोपोगेशन में सबस्ट्रेट पर अटैकिंग फ्री रेडिकल ने अटैक किया था और बना था मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, एक स्टेप हो गया, बोलो। और फिर इस मोर स्टेबल फ्री रेडिकल ने HBr से H को घसीट लिया था और आपका प्रोडक्ट बनाया था। कितने स्टेप होते हैं चेन प्रोपोगेटिंग में? 2। सुनना, HBr का जब एडिशन होता है तो ये दोनों चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? जबकि इन तीनों के केस में वन ऑफ द चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप बिकम एंडोथर्मिक। क्या हो जाता है? इन तीनों में से किसी एक में पहला स्टेप एंडो हो जाता है और किसी दूसरे में दूसरा स्टेप एंडो हो जाता है।
आप लोग थर्मो में हमसे पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था कि जब एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट बनते हैं, एनर्जी को लॉस करके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या हो गई, कम, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई। तो पहला रीजन ये होता है कि वन ऑफ द चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप become endothermic, while in case of HBr both chain propagating step are exothermic. चलिए तो लिखेंगे in these one of the chain propagating step is endothermic. While in HBr both are, बोलो बेटा, एक्सोथर्मिक। तो HF, HCl और HI फ्री रेडिकल एडिशन को क्यों फॉलो नहीं करते हैं? क्योंकि इनमें चेन प्रोपोगेटिंग का एक स्टेप एंडो हो जाता है, जबकि HBr में दोनों स्टेप एक्सो होते हैं। रीजन नंबर 2, देखिए आप लोग ये पॉइंट आज से नहीं लगभग 2 महीनों से जानते हैं कि जब किसी ग्रुप में चलते हैं तो हाइड्राइडो की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। क्या आपको याद है? क्योंकि साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी घटेगी, तो वो जल्दी से H+ देगा, ज्यादा एसिडिक होगा। कुछ समझ में आया? मतलब दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, मतलब ये सबसे जल्दी टूटेगा, इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। 2 महीने से जानते हो ये चीज, हमने को नया तो बताया नहीं। अब सुनो क्या हुआ, नया देखो क्या। इस समय इनका डिसोसिएशन हेट्रोलिटिक नहीं हो रहा है, होमोलिटिकली हो रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखना, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा HF और HCl इतने स्ट्रांग होते हैं कि इनका बॉन्ड टूटता ही नहीं है। जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक F फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल जनरेट होंगे नहीं। जब तक अटैकिंग फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होंगे तब तक फ्री रेडिकल एडिशन होगा नहीं। तो इनका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये अटैकिंग फ्री रेडिकल को जनरेट नहीं कर पाते हैं। नॉट जनरेट अटैकिंग फ्री रेडिकल। समझ में आ गई बात? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा। अब सुनना, ये टूटेगा, इसमें कोई शक नहीं है, यहां से अटैकिंग फ्री रेडिकल बनता है। अब बच्चे कहें गुरुजी अब आप फंस गए। हमने कहा क्यों भाई? सर अगर HBr टूटेगा तो I भी टूटेगा, अगर Br फ्री रेडिकल बनेगा तो I फ्री रेडिकल ही बनेगा। ये लो गुरुजी, अटैकिंग फ्री रेडिकल बन गया, अब तो ये एडिशन देगा नहीं देगा। ये I फ्री रेडिकल बच्चों इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि बेटा चेन प्रोपोगेशन से पहले ही ये कर देता है चेन टर्मिनेशन। क्या कर देता है? चेन टर्मिनेशन। और फिर से क्या हो गया? खत्म हो गया। और जब अटैकिंग फ्री रेडिकल खत्म हो गया तो फ्री रेडिकल एडिशन नहीं होगा। क्लियर? तो इन दोनों ने अटैकिंग फ्री रेडिकल को पैदा ही नहीं किया, और यहां पर HI ने पैदा तो किया, लेकिन वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि दूसरे I फ्री रेडिकल से कंबाइन कर जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए HF, HCl और HI नहीं देते हैं, बोलो बेटा, फ्री रेडिकल एडिशन। ओके, इसको
बड़ा क्लियर हुआ? ये दो रीजन होते हैं कि ये तीनों फ्री रेडिकल एडिशन फॉलो क्यों नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया? आप जानते हैं बेटा, इसको हटाए, इसको हटाए। बड़ा क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, आप जानते हैं बेटा, अगर तुम्हारे सामने कभी ऐसे लिखकर आ जाए, कभी भी ऐसे लिखकर आ जाए, तो तुम लोग क्या फ्री रेडिकल एडिशन कराओगे? नहीं, ये स्टिल फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बिंदियां लगाओगे या प्लस माइनस? यहां पे लगेगा पोरवाल का, यहां प्लस आएगा, समझ तो गए होगे माइनस क्यों आएगा? तो प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास। क्लियर? एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और यहां पे लगेगा पोरवाल काफ रूल। ध्यान रखिएगा, अगर HCl और HI के साथ पेरोक्साइड लिखा मिल भी जाए तो भी बेटा आप पोरवाल काफ रूल लगाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएंगे। ओके, इस प्रकार से खत्म होता है दूसरा पार्ट, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अगेन आपके पास है 2 मिनट, देख लीजिए। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन खत्म होता है। अभी तक कोई भी पॉइंट याद कराया? नो। ओके, देख रहे हो, पहला पार्ट खत्म होने वाला है, एडिशन रिएक्शन। इसके बाद चालू होगा दूसरा पार्ट, सब्स्टिट्यूशन। क्या कुछ भी याद करवाया? नहीं। जिसको पार्ट 1 में कमांड है, पार्ट 2 उसके लिए सिर्फ लिखने की चीज है, कुछ भी याद नहीं करना। चलिए आप जल्दी से रिवाइज करिए, तब तक हम लोग आगे चलेंगे। पढ़ लीजिए। Characteristic reactions of carbonyl compound that is aldehyde and ketone. Characteristic reactions of carbonyl compound with HCl, RMgX और NaHSO3, नाम लिखिएगा इसका ब्रैकेट में, सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, जैसे मैंने एल्कीन में लिखवाया था ना कि किसके किसके साथ देते हैं, H2, X2, HX, HOX, वैसे यहां पे लिखवा दिया HCl, ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड, इनके साथ ये लोग देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बच्चों बोलो, फर्स्ट स्टेप में अटैक कौन करेगा? और यही स्टेप होगा स्लोवेस्ट स्टेप, बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और दूसरे स्टेप में अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये होगा फास्ट। ये लो भैया, समरी हो गई। क्या हो गई बेटा? समरी। ठीक है, चलो हटा दे इसको। अब मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहीं पे ले लेते, चलो जगह पड़ी तो है।
ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन की तरफ पोलराइज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना भाई, बीच में तो रहेगा नहीं ये पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हल्का सा इलेक्ट्रॉन घसीटेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अगर कोई बच्चा ये कहे कि क्या पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। आपको मालूम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दैट इज ट्रांसफरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तब होता है जब कोई अटैक करने आता है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे रखा हुआ है तो ये इस तरीके का होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक, अब मान लीजिए आपने इसके ऊपर HCN को डाला, समझाने के लिए हम पहला वाला ले रहे हैं। सबको मालूम है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। सर्वप्रथम न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यही बेटा RDS होगा। बोलो हाँ या ना, ध्यान दो बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज है, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, और जब ये पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और ये देखिए इस कार्बन पॉजिटिव पर साइनाइड जुड़ गया और पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण O पर नेगेटिव आ गया। बोलिए हाँ या ना। बेटा तो आपने एक बात बताइए, ये न्यूक्लियोफाइल जब कार्बोनिल पर अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को देख के कर रहा या नेगेटिव को? बोलो बे, फिर से बोलो ना, पॉजिटिव को। इसने पॉजिटिव को देखकर अटैक मारेगा और ये भड़बड़ाने लगेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन O पे ट्रांसफर हो गया, ये इंटरमीडिएट बन गया एल्कोक्साइड आयन। बोलो हाँ या ना। अब ये क्या करेगा सेकंड स्टेप में? बेटा कहां रख दी जाए? हाथ पे पकड़ो, बेटा पढ़ाने मन नहीं लगेगा नहीं तो। ठीक है, और ये स्टेप क्या होगा? फास्ट। क्या होगा बेटा? फास्ट। और ये H यहां पे जाकर, बेटा हिम्मत से काम लो, बेटा मेरी बात को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से देखिए ऊपर क्या आ गया? H, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जस्ट लिसन टू मी। ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम भी बच्चों आपको मालूम हो तो अच्छा रहेगा। देखिए CN का मतलब साइनो, OH का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो दोनों ग्रुपों को मिला दिया साइनो हाइड्रेन। बेटा बोलो नाम क्या बन गया? साइनो हाइड्रेन। लिख सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, मेरी बात सुन लो, जब मैगनीशियम खत्म हो जाएगी तो मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट एक शॉट। पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां ग्रिग्नॉड आएगा एक शॉट में पढ़ाऊंगा, और फिर पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें एक ऐसी चीज कि तुम्हें उसी दिन से लगने लगेगा कि ऑर्गेनिक तुम्हारी जेब में। उसका नाम होगा डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम एक पेज में आपको पूरा पढ़ा देंगे। जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं, एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में, एल्कोहल में, कार्बोनिल में, एसिड में, सारे रिड्यूसिंग एजेंट हम एक पेज में आपको पढ़ाएंगे, और उसी दिन से आपको लगने लगेगा कि ऑर्गेनिक अब मुट्ठी में। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। वो लास्ट ईयर के लिए मैंने बनाया था बेटा, कि जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा बच्चों को पूरा हम रिड्यूसिंग एजेंट एक पन्ने में पढ़ाएंगे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया और नया साल आ गया। तो हमारी वो मेहनत इस साल काम आएगी। बहुत अच्छी चीज बनाई है, देखिएगा। ओके, खत्म करें। चल अब सुनो मेरी बात। जिस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ाने के बाद, आवाज नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ाने के बाद
एक पॉइंट पढ़ाया था, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, याद आया? याद आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और फिर लगा दी थी पोरवाल ट्रिक, लाइक फेवर। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल के प्रति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर। कुछ याद है बेटा? वैसे ही क्वेश्चन यहां पर भी बनता है इस हेडिंग का। वही एक क्वेश्चन होता है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, क्या? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यही तुम्हें समझना है, यही इसका पहला और आखिरी पॉइंट है। ये सब तो बेकार की चीजें थी। ठीक, सुनो, तुम खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, मैं थक गई हूं। बताओ, इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या देख के अटैक किया है? मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है ओवर कार्बोनिल कार्बन, ये जितना ज्यादा होगा इसका अटैक उतना तेजी से होगा, रिएक्टिविटी उतना। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर कार्बोनिल कार्बन जितना ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी? बोलो हाँ या ना। बस मेरे भाई, यही आखिरी पॉइंट था। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड towards nucleophilic addition is directly proportional to magnitude of positive charge over carbonyl carbon। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव चार्ज का, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, एक बात और सुन लो, और तुम लोग तो जानते ही हो, जब भी किसी रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी पूछी जाए तो हम लोग लाइक फेवर लाइक भी लगा सकते हैं। हम लोग किसके प्रति रिएक्टिविटी पूछ रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव के प्रति पूछ रहे हैं तो लाइक फेवर लाइक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और माइनस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और प्लस आर। ठीक है, लाइक फेवर लाइक लगा दिया। ठीक है, देखिए, जैसे दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। ठीक, आप लोग देखिए, प्लीज पेन बंद करिए। पहले मुंह जवानी कर देते हैं बिना पेन चलाए, बिना किसी कॉन्सेप्ट पॉन्सेप्ट के, सीधे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। प्लस आई ग्रुप, तो अगर प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगी। लाइक फेवर लाइक, तुरंत आंसर आ जाता है। अब कॉन्सेप्ट से देखते हैं। सबको मालूम है ये जो बॉन्ड होगा ये O की तरफ पोलराइज होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा और इस पर क्या होगा? बोला करो यार, हमें आवाज ही नहीं आ रही है यार। पार्शियल पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना। अब देखिए, H जो होता है ना प्लस आई ना माइनस आई, बेकार होता है। यहां पर एक प्लस आई ग्रुप लगा जो अपने इन बॉन्ड पेयर को डोनेट करेगा। माइनस आई विड्राइंग होती है, प्लस आई डोनेटिंग होते हैं।
जब ये इन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा तो इस पर नेगेटिव डेवलप होगा, जो इसके पॉजिटिव को क्या कर देंगे, कम। बोलो हाँ या ना। वहां पर देखिए दो दो प्लस आई लगे हुए हैं, बोलो बच्चा, ये दोनों क्या करेंगे, इन बॉन्ड पेयरों को रिपल करेंगे, तो इसका जो पार्शियल पॉजिटिव है वो काफी कम हो जाएगा। जैसे जैसे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो होता जाएगा। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। बोलो हाँ या ना। ओके, तो आपने प्लस आई इफेक्ट को देखा। ठीक है, ओके। तो जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ते जाते हैं, कार्बोनिल कार्बन का जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का वो कम होता जाता है और रिएक्टिविटी भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। बच्चों क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल है। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कोर्स। दिस इज द reactivity order. Okay, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, हटा दे इसको। हटा दे इसको। अगला एग्जांपल आप लोग करिएगा बेटा, आपस में ना बोलो बेटा, है ना, बस खत्म हो गया, बस कुछ बचा नहीं इसमें। मैंने आपको ये दिया, यहां पर NO2 लगा दिया और यहां पे कोई ग्रुप नहीं लगाया, आवाज मत करिए, यहां पर CH3 लगा दिया। मैं नहीं चाहूंगा कुछ आप कॉन्सेप्ट लगाएं, सीधे उत्तर चाहिए। यहां पे -I -R जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति रिएक्टिविटी, बोला करो बेटा, बढ़ा देंगे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम और सबसे कम। बड़ा क्लियर हो गया सबको? अच्छा ठीक, अब सुनिए जरा मेरी बात है। तो इस प्रकार से देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। देखिए, एक मैं आपसे बात बोलने जा रहा हूं, उस बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं रब कर देता हूं, ध्यान नहीं रहता बोलने का, ध्यान सुनिएगा। देखो बेटा, अगर एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड दिए जाए, क्या दिए जाए, ये तो एरोमेटिक है, इसके जो पहला वाला एग्जांपल था वो एलिफेटिक। तो एलिफेटिक में जो ग्रुप लगे हों कार्बोनिल के अराउंड, आप उनका इंडक्टिव इफेक्ट देखिएगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट मत देखिएगा। क्या देखेंगे? रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं। +R -R मत देखिएगा, आप उनका सिर्फ क्या देखेंगे, +I और -I। जैसे आपने देखा होगा, इसके पहले चित्र बनाया था मैंने, CH3 को गोले में बंद करके +I लिखा था, +R नहीं लिखा था, जबकि CH3 जो होता है वो +I भी है और +R भी, लेकिन वहां पर सिर्फ आप देखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर कोई एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड दिए जाए तो यहां पर इंडक्टिव भी देखेंगे और रिजोनेटिंग भी देखेंगे। ये मेरा एक छोटा सा गुरु मंत्र है, इसको दिमाग में रखिए। ओके, अब इस गुरु मंत्र को मैं लिखवाता नहीं हूं, आपको यहां पर रखना है। एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड दिए जाए तो CO के अराउंड जो ग्रुप लगे हैं आप उनके इंडक्टिव इफेक्ट को देखिएगा, और एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड अगर दिए जाए तो ऑफ कोर्स आप उनके रेजोनेटिंग इफेक्ट को देखेंगे। अच्छा, अब इन दोनों एग्जाम्पलों को दिमाग में रखिए और सच सोचिए। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, उससे कम एल्डिहाइड, उससे कम कीटोन। हाँ,
सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड होता है, उनसे कम रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड, और सबसे कम रिएक्टिव होते हैं कीटोन। एक पॉइंट तो ये बन गया। पॉइंट नंबर टू, एरोमेटिक कार्बोनिल को अगर एलिफेटिक कार्बोनिल से कंपेयर करें तो एलिफेटिक कार्बोनिल में, जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं, इंडक्टिव, तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आता था वो इंडक्टिव इफेक्ट से डिक्रीज होता था, बोलो हाँ या ना। लेकिन एरोमेटिक कार्बोनिल में ये जो पॉजिटिव चार्ज आता है ये बेंजीन के अंदर क्या हो जाता है, डिलोकलाइज। यहां पर सिर्फ कम हो रहा है, जबकि यहां पर तो ऑलरेडी गायब हो जा रहा है। इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड से लेस रिएक्टिव होते हैं। एलिफेटिक में सिर्फ चार्ज कम हो रहा है, जबकि एरोमेटिक में ये चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से देखिए रिजल्ट क्या निकल कर आए, सुनना मेरी बात। एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव, एक ये रिजल्ट है, और एलिफेटिक एरोमेटिक से ज्यादा रिएक्टिव, दूसरा रिजल्ट है ये। तो अगर मैं अपने बच्चों से कहूं कि ओवरऑल ऑर्डर बताइए रिएक्टिविटी का, क्या सुनना, सबसे आगे तो आ गया फॉर्मेल्डिहाइड, हटाओ साले को। अब आए हम एल्डिहाइड और कीटोन, सुनना। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड पहले आएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड बाद में आएगा, फिर एलिफेटिक कीटोन आएगा, और फिर एरोमेटिक कीटोन। दिस इज द ओवरऑल रिएक्टिविटी। समझ में आया बेटा? तो अगर बच्चों कभी आपसे ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लिया जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आपका आ गया फॉर्मेल्डिहाइड, फिर आएगा एलिफेटिक एल्डिहाइड, फिर आएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। बच्चों AR का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक, मतलब बेंजीन लगा दिया आपने, ठीक है। फिर आएगा एलिफेटिक कीटोन, फिर आएगा एरोमेटिक कीटोन। बोलो हाँ या ना? दिस इज द ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या तुम लोग अपने दिमाग से कुछ बना सकते हो जिसकी रिएक्टिविटी इससे भी कम हो? दोनों तरफ एरोमेटिक लगा दो, क्या लगा दो, दोनों तरफ एरोमेटिक लगा दो, बेंजीन रिंग लगा दो। ओके बेटा? तो ये देखिए ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर बन गया। एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। ये आपका सबसे आगे कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्यों सबसे आगे है? ना इसका पार्शियल पॉजिटिव घट रहा और ना इसका पार्शियल पॉजिटिव डी लोकलाइज हो रहा, तो ये सबसे ज्यादा आगे होगा, बाकी सब इसके पीछे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में गुरु मंत्र क्या बताया? ओपन चेन में एलिफेटिक में सिर्फ इंडक्टिव देखोगे और एरोमेटिक में इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों देखोगे, ठीक है? बोलो हाँ या ना? चलो सवाल करो कॉपी पर। हटाऊं? फटाफट बताना, फटाफट, टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी। पार्ट 1 पढ़ा हो तो जल्दी से बताना, और पार्ट 1 ना पढ़ा हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हटाए? बोल तो हटा दें? अच्छा 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों ध्यान रखना,
दिस इज द मेन पॉइंट एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट। इस हेडिंग से यही क्वेश्चन आता है और विश्वास मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहूंगा। 2 एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने दे दिए, अब 2 एग्जाम्पल आप लोग करके दिखाइए। ठीक, चलिए। ओपन चेन में सिर्फ क्या देखोगे बे? प्लस आई माइनस आई, और अगर एरोमेटिक हो तो आप दोनों देख सकते। क्या मैं आपको एलिफेटिक ही दे रहा हूं, मैं आपको एलिफेटिक ही दे रहा हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्वेश्चन वही है बार बार। सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ, क्या आपने देखा पॉइंट ऑफ डिफरेंस? आधे भाग नीचे में अंतर है, ऊपर में है? सबको दिखाई पड़ रहा है मेरे भाई? नीचे वाला पार्ट चारों में क्या है? तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया? पॉइंट ऑफ डिफरेंस को सर्किल में बंद कर लिया कि भाई दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब खुद सोचो, खुद बताओ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति रिएक्टिविटी पूछी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? पक्का, बिल्कुल सही बात। आपके ये एलिफिलिक दिए गए हैं ना, तो सिर्फ देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। बोलो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ओह हुजूर, व्हाट इज दिस? माइनस आई CCl3 लग गया ना, तो इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। बोलो हाँ या ना? जवानों, इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव बोलो। आपको याद होगा एल्किल ग्रुप का जो प्लस आई पावर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बोलो, इससे ज्यादा प्लस आई होगा इसका और उससे ज्यादा प्लस आई होगा इसका। प्लस आई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति रिएक्टिविटी, तो उससे कम हो जाएगा बी और उससे कम हो जाएगा डी। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। बच्चों बोलो, क्लियर हुआ? फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कितने लोगों को सही था? है? लंबा खड़ा करो। इसको भी गलत हो सकता है किसी का? ये है गलत हो गया? नहीं हुआ? इधर बताओ। ठीक है सबका? यार कुछ था ही नहीं, हम क्या बताएं? बताओ। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 ही तो लग रहा है कि भाई ये माइनस आई है, ये प्लस है। माइनस वाले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति रिएक्टिविटी और प्लस वाले। अब कोई बच्चा ये हमसे कहे कि सर इनमें प्लस आई किसकी ज्यादा, तो गीता नगर क्रॉस से और परपेंडिकुलर जाके लेट जाओ। सुबह 3 टुकड़े मिलेंगे, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है प्लस आई पावर भी बढ़ती है। ऐसे क्यों कर रही हो? ऐसे करो, ऐसे कर रही है। ब्रांचिंग बढ़ेगी, प्लस आई पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सेकेंडरी है ना, इसका प्लस आई पावर सबसे ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी सबसे। बोलो हाँ या ना? क्या ये एलिफेटिक दिए थे? तो रिजनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, अगला सवाल बता दो तो भाई 54 मिलेगी इनाम में। आजकल चल रही कि नहीं चल रही है? नहीं चल रही है? अच्छा, बंद हो गई है। मेरे पास तो बहुत सारी रखी हुई है, सोचा था कभी जाके शॉपिंग करेंगे,
देखो, अबे मैं इसलिए रखे हूं उसको कि बुढ़ापे में जब उसको मैं शॉपिंग करने जाऊंगा तो बहुत महंगी बिकेंगे। चलो इधर देखो, सब कलेक्शन चल रहा है भाई। मैंने ये दे दिया भाई, ए थामो ले भैया, ये देखो ठीक है। और नीचे डालते वो ABCD कर दे रहे, ठीक है। ABD। तुम लोग सोचते हो कभी C नहीं लिखते, तुम्हें देखा होगा कि मैं कभी C, क्योंकि मैं C इसलिए लिखता हूँ कि C कहीं कार्बन ना समझ लो, क्योंकि तुम लोग में बहुत विश्वास हमको है। इसलिए मैंने आज जब से मैंने पढ़ाना चालू किया ABCD देने वाला सवाल, मैं कभी C नहीं लिखता हूं, मैं ABD ही करता हूं। बताइए, सबसे ज्यादा A, फिर B, फिर और लास्ट में आ जाएगा। क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस? Cl इज ए माइनस आई, Cl इज ए। अब तीनों में Cl लगे और यहां पर कोई माइनस आई नहीं, तो लास्ट वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि माइनस वाले रिएक्टिविटी को। अब सवाल बच्चों ये है कि इन तीनों में तुमने कैसे कंपेयर किया। तो यहां पे माइनस आई बहुत नजदीक में लगा, तो अपन इसकी माइनस आई पावर क्या मानेंगे। यहां पे माइनस आई थोड़ा कम हो गया और यहां पे माइनस आई सबसे कम हो गया। बोलो हाँ या ना। और उसमें तो माइनस आई है ही नहीं। तो आप बताइए, ई वाले की रिएक्टिविटी तो सबसे कम, जहां माइनस आई ज्यादा वहां रिएक्टिविटी ज्यादा। तो ए बी डी, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। बोला करो बच्चों, क्लियर हो गया? और भी एग्जांपल्स है, बस इतने काफी है। लेकिन क्लियर हो गया? चल, तो इस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है, खत्म, और पूरा एडिशन रिएक्शन क्या होता है, खत्म। ठीक है।